की खबर मिल रही है। आईएस मॉड्यूल की सूचना पर रेड हुई है। दिल्ली स्पेशल सेल, एटीएस और पुलिस ने रेड की है संयुक्त तौर पर। आतंकी संगठन से जुड़े मामले में छापेमारी हुई है। तबारक लॉज में संयुक्त छापेमारी की गई है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य 2 युवकों से पूछताछ की जा रही है। हथियार सहित कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। दिल्ली में दर्ज पूर्व मामले की छापेमारी की गई है और अभी पूछताछ भी की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, राजधानी रांची में छापेमारी हुई है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए, क्या कुछ दस्तावेज मिले हैं? जी बिल्कुल, बात करें तो कई आपत्तिजनक जो दस्तावेज हैं, जो कि देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े हुए दस्तावेज हैं, वो बरामद हुए हैं। तो वही इस मामले में कई डिजिटल गैजेट्स और कई अहम जो डार्क वेब से जुड़ी हुई जानकारियां, वो भी जो सुरक्षा एजेंसियों को हैं, वो फिलहाल मिली है, जिसके आधार पर आगे की जो जांच है वो टीम के द्वारा की जाएगी। बता दें कि दिल्ली पुलिस के द्वारा पूर्व में जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और उसके लंबे समय से जो तलाश है वो की जा रही थी। हालांकि वो छिपकर जो है वो एक तबारक लॉज जो है कि वो रांची के उसमें रह रहा था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम, झारखंड एटीएस, सेंट्रल आईबी और रांची पुलिस की टीम के द्वारा छापेमारी की गई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इस बारे में तमाम जानकारियां और जुटाने की कोशिश जो है वो एजेंसियों के माध्यम से की जा रही है। वहीं इसे अब ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले जाया जाएगा, जो कि स्पेशल सेल की टीम आई है वो अपने साथ इसे लेकर जाएगी, ताकि इस पूरे मामले की ओम प्रकाश, आतंकी कनेक्शन को लेकर ये रेड हुआ है, तो क्या कोई सबूत मिले हैं आतंकी कनेक्शन को लेकर? जी बिल्कुल, दिल्ली में इस बाबत जानकारी जो है वो मिली थी। दिल्ली पुलिस के द्वारा पूर्व में भी गिरफ्तारियां की गई थी और उसी कड़ी में ये जानकारी जो है वो मिली है। वहीं यहाँ पर से भी कई अहम दस्तावेज जो हैं वो आतंकी संगठन जो कि आईएस से जुड़े हुए हैं, उससे जुड़े हुए कागजात और जो दस्तावेज जो कि देश विरोधी हैं, वो तमाम चीजें जो हैं वो बरामद हुई हैं। तो अब तमाम चीजों को लेकर आगे की जांच की जाएगी। वहीं ट्रांजिट रिमांड पर आरोपी को लेकर जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम है वो दिल्ली जाएगी। जी ठीक है ओम प्रकाश, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए अब बात करेंगे पड़ोसी देश नेपाल की। नेपाल में इस वक्त क्या हालात हैं, आप सभी लोग जान रहे हैं। नेपाल में बिगड़े हुए हालात को लेकर अब बिहार में अलर्ट है। नेपाल से सटे हुए सभी सीमावर्ती जिले को अलर्ट कर दिया गया है। 24 घंटे सीमा पर चौकसी बरतने को लेकर निर्देश जारी किया गया है। सुरक्षा को लेकर सभी व्यवस्था हो, चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए। हेडक्वार्टर की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से भी पैनी नजर रखी जा रही है। अब देखिए, टूरिस्टों के लिए नेपाल आने जाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। स्थिति वहां पर ठीक नहीं है और अभी के फिलहाल स्थिति को देखते हुए नेपाल आने जाने पर रोक। आसपास के लोग पहचान पत्र दिखा करके ही आ जा सकेंगे। एसएसबी के आईजी से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज ने बातचीत की है। तो देखिए, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। हेडक्वार्टर ने निर्देश दिए हैं। फिलहाल अभी स्थिति जो है वो कंट्रोल में नहीं है। इसकी वजह से सभी लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। टूरिस्टों के लिए खासतौर पर भी फिलहाल रोक रहेगी। नेपाल आने जाने के लिए नेपाल आना जाना फिलहाल बंद है। एयरपोर्ट पर भी सर्विसेज नहीं मिल पाएंगी। अब देखिए, नेपाल में हुए बवाल के बाद में अररिया के जोगबनी बॉर्डर पर एसएसबी के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। जोगबनी के लोगों ने दरअसल ये बताया है कि नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का अभी फिलहाल दौर है। नेपाल बॉर्डर के जोगबनी का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता सतीश कुमार ने। बवाल के बीच अभी हम मौजूद हैं भारत नेपाल सीमा के जोगबनी बॉर्डर पे और तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यह जोगबनी का बॉर्डर है और नेपाल का जो है रानी इलाका और विराटनगर ठीक कुछ ही किलोमीटर के बाद यहाँ पर है। स्थानीय लोग हैं, उनसे सीधे जानते हैं कि वर्तमान में कल शुरू हुआ ये छात्रों का आंदोलन आज उग्र रूप ले चुका है और विराटनगर में जितने भी सरकारी कार्यालय हैं सभी में आग लगा दी गई है। और अभी शाम में ये सूचना आ रही है कि भाट बटनी जो मॉल था उसे भी लूट लिया गया है। और जैसे अधिकारी की हत्या की खबर जो आ रही है वो यहाँ से नहीं है, वो काठमांडू में एक डीएसपी है, उनकी हत्या की सूचना आ रही है। उन्हीं के इशारे पर गोली चलाई गई थी स्टूडेंट पर। छात्रों का कहना है कि उन्हीं के आदेश पे छात्रों पे गोली चलाई गई थी, जिनकी हत्या छात्रों द्वारा कर दी गई।
सत्ता परिवर्तन अभी तो पूर्ण रूप से हुआ नहीं है। जो भी सत्ता में आसीन लोग थे वो अभी सिर्फ अपना अपना त्यागपत्र दिए हैं। युवाओं का कहना है कि जो सत्ता है वो युवाओं के हाथों में आए। जो एक साइकिल बनी हुई थी नेताओं की, जो 3 या 4 नेता आपस में इस साइकिल इस चक्र में आते थे और घूम फिर के वही लोग प्रधानमंत्री बन रहे थे। युवाओं का कहना था कि ये चक्र, ये साइकिल जो है ये खत्म हो, ये भ्रष्टाचारी जो नेता है ये जाए बाहर और नए युवा लोग आगे आए। बांग्लादेश वाली स्थिति यहाँ भी पैदा हो रही है। अभी बांग्लादेश से कैसे कंपैरिजन आप कर पा रहे हैं? बांग्लादेश में भी जैन जी ग्रुप के के द्वारा युवाओं द्वारा प्रदर्शन किया गया था और यहाँ भी जैन जी के ही थ्रू प्रदर्शन हो रहा है, उसी के बैनर तले यहाँ भी। नेपाल में भड़की हिंसा के बाद अररिया के नेपाल बॉर्डर और जोगबनी में भी एसएसबी के जवान मुस्तैद नजर आ रहे हैं। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, भारत नेपाल सीमा, जोगबनी, अररिया। देखिए, नेपाल में बवाल की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास से लेकर के राष्ट्रपति के घर तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे और आपको बताते चलें कि लोगों को नेपाल जाने की फिलहाल सलाह नहीं दी जा रही है। नेपाल में बवाल की तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी भयावह है। आपको ये बताते चलें, वहाँ पर स्थिति फिलहाल जो है वो कंट्रोल में नहीं है। तो अब देखिए, नेपाल में हुए बवाल के बाद में अररिया के जोगबनी बॉर्डर पर एसएसबी के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। जोगबनी के लोगों ने ये बताया है कि नेपाल में इस वक्त क्या स्थिति है। वहां पर राजनीतिक अस्थिरता का दौर है। नेपाल बॉर्डर के पास में यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि सुरक्षा जो है और ज़्यादा बढ़ा दी जाए। तो 24 घंटे सीमा पर चौकसी, चाक चौबंद व्यवस्था वहाँ पर की गई है। सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखे जा रहे हैं। हर आने जाने वाले लोगों के पहले आईडी कार्ड देखे जा रहे हैं, उसके बाद ही लोगों को आने दिया जा रहा है। टूरिस्टों के लिए खास तौर पर यह ऐलान किया गया है कि फिलहाल अपने टूर प्लान कैंसिल कर दें नेपाल के लिए, क्योंकि वहां पर अभी फिलहाल राजनीतिक अस्थिरता है और ऐसी जगहों पर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो देखिए, पटना हेडक्वार्टर ने बिहार के लिए हाई अलर्ट जारी किया है, चूंकि बिहार से नेपाल का बॉर्डर जो है वो टच होता है और इसी वजह से यहाँ पर खास तौर पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सुरक्षा जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि यहाँ से लोग आना जाना करते हैं और इसी वजह से लोगों को सुरक्षित रहने के लिए कहा गया है। नेपाल में देखिए, उग्र प्रदर्शन को देखते हुए नेपाल को लेकर भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की और लोगों को नेपाल नहीं जाने की सलाह दी गई है। नेपाल से सटे हुए बिहार के जिलों में सुरक्षा और ज़्यादा सख्त कर दी गई है। बॉर्डर वाले इलाके में पुलिस प्रशासन और सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के जवान को तैनात किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये नेपाल में बवाल की तस्वीरें आप देखिए। पीएम ओली की मूर्ति तोड़ी गई है, पीएम ओली के घर में तोड़फोड़ की गई और पीएम ओली का घर जला दिया गया। नेपाल की संसद को फूंक दिया गया, नेपाल के राष्ट्रपति का घर भी जला दिया गया। सड़क पर भीड़ ने कब्जा कर लिया। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस में भी हमला हुआ, आग लगा दी गई। नेपाल की आर्मी ने सरेंडर कर दिया। होटल हिल्टन में आगजनी की गई और नेपाल के मंत्रियों के घर भी जलाए गए हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, जगह जगह तबाही की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं और ये तस्वीर देखने के बाद समझ आएगा कि नेपाल में इस वक्त क्या स्थिति है। तो देखिए, नेपाल में राष्ट्रपति और छात्रों के बीच बैठक की खबर मिल रही है। सेना की मौजूदगी में छात्रों से मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति। प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति। प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच बातचीत हुई है, तो राष्ट्रपति और छात्रों के बीच में बैठक की खबर मिल रही है और प्रदर्शनकारी छात्रों से बैठक करके उनकी मांगों को सुनेंगे। तो फिलहाल खबर ये मिल रही है कि एक बैठक होने वाली है और ये बैठक हो सकता है इस बैठक के बाद और ज्यादा शांति बहाल हो, लेकिन फिलहाल खबर यही मिल रही है कि वहां पर राजनीतिक अस्थिरता है। और देखिए, जो जानकारी मिल रही है कि सेना के मौजूदगी में ही मुलाकात होगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, काठमांडू में भारतीय दुकानों और मॉल पर भी हमले हुए हैं। नेपाल में 2500 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं। कर्फ्यू के कारण छात्र, तीर्थयात्री संपर्क से बाहर बताए जा रहे हैं। कानूनी रूप से नेपाल में रह रहे लगभग 2 लाख भारतीय, इनमें से लगभग 15 से 20%
भारतीय जो है वो काठमांडू में हैं। देखिए, नेपाल की राजधानी काठमांडू, वहां पर बताया जा रहा है कि 20% वहां पर इंडियन हैं और बताया जा रहा है कि वो लोग फंसे हुए हैं, उनसे कांटेक्ट भी फिलहाल नहीं हो पा रहा है। इस वक्त स्थिति ऐसी है कि काठमांडू में जो भारतीय दुकान हैं, जो मॉल्स हैं, उन पर भी हमले हुए हैं, वहां पर भी आग लगाई जा रही है। नेपाल में 2500 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं। कर्फ्यू के कारण जो स्टूडेंट्स हैं, जो घूमने के लिए गए हुए हैं, जो तीर्थ यात्री हैं, वो बताया जा रहा है कि संपर्क से बाहर है, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। कानूनी रूप से नेपाल में रह रहे लगभग 2 लाख ऐसे हैं इंडियंस हैं। इनमें से लगभग 15 से 20% भारतीय काठमांडू में ही केवल रहते हैं, जिनसे फिलहाल अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए अब बात करेंगे बिहार की। तो पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और NHAI अफसर का एक ऑडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सांसद NHAI के एम्बुलेंस विभाग के अधिकारी शेखर झा के साथ गाली गलौज और धमकी देते हुए सुने जा रहे हैं। ऑडियो की शुरुआत पप्पू यादव की टीम के कॉल से होती है और बताया यह जाता है कि शेखर झा दरभंगा में NHAI के एम्बुलेंस के RCM हैं। सांसद पप्पू यादव एम्बुलेंस ड्राइवर मनीष को रखने के लिए शेखर झा पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। हाँ शेखर जी, पप्पू यादव, हाँ नमस्ते सर। थोड़ा इतना लूज मत। हाँ, इससे थोड़ा सा टाइट रहिए। ये जो मामला बताया आपको, इसको बता दिए। ड्राइवर के पद से एम्बुलेंस में थे। एम्बुलेंस में था, मनीष को रख लो यार। अरे हमारे अंडर का चीज नहीं है जो है इसको रखो। अरे हम कहाँ से रखे? अभी कहाँ हो तुम? हम दिल्ली में हैं। लतखोरी खत्म हो जाएगा 2 मिनट में। अच्छा 4 मिनट लतखोरी ये जो पैसा के लिए इधर उधर करते हो, 2 मिनट में ठीक हो जाओगे। अच्छा नहीं, दरभंगा घर का दरभंगा यही रहता था पूर्णिया में रोड में। पूर्णिया में हाँ कहाँ पे है? यही सत्तर तक इधर भी दिल्ली बोल रहा है। हॉस्पिटल में है सर। वहाँ हॉस्पिटल में क्या करता है? गया है, जाता है। कब आ रहे हैं आप इधर? काहे हम आपको बोले? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या रे? सांसद जी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ना आप सांसद है, सही तो हम से जो बात पूछे उसका कीजिए। जवाब दे। समझे ना? वैसे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? काहे? आप सांसद और लौट के आओ, में इलाज करा के तुम आओ। सांसद आओ तुम इज्जत से बात कीजिए। आओ तुम समझे ना? शेखर झा जी इंचार्ज एम्बुलेंस। शेखर जी, हाँ शेखर जी ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता पूर्णिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवीण कुमार। प्रवीण, पप्पू यादव का एक ऑडियो वायरल हो रहा है और NHAI अफसर को यहाँ पर वो धमकी देते हुए सुनाई देते हैं, दबाव बनाते हुए सुनाई देते हैं। इसकी सच्चाई क्या है? जी, एक पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो जो NHAI के एम्बुलेंस के अधिकारी हैं, RCM पद पे हैं वो, और उनको ये कह रहे हैं कि मनीष कुमार नाम का कोई एम्बुलेंस ड्राइवर है जिनको हटा दिया गया है, उनको रखने के लिए बोल रहे हैं, वो दबाव डाल रहे हैं। और उसी पे दोनों के बीच जो बातचीत हुई है उसी का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें सांसद पप्पू यादव उनको कह रहे हैं कि ये मनीष को रख लो। उस पर वो भी अपनी तरफ से कुछ कह रहे हैं कि ये मेरे अंदर की चीज नहीं है, मेरे अंदर से बाहर है, हम नहीं रख सकते हैं, इस तरह का। उसी पे दोनों के बीच कुछ हॉट टॉक होता है। हालांकि इस बाबत जब हमने सांसद पप्पू यादव से बात करने का प्रयास किया तो उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन उनके पीए जो आदिल कुमार हैं, आदिल ने ही फोन लगाकर शेखर झा से बात करवाने के लिए सांसद पप्पू यादव को दिया था। आदिल ने कहा कि हमारे पास एक सांसद जी के यहाँ एक मनीष नाम का ड्राइवर आया हुआ था जो पैरवी लेके आया था, तो सांसद तो अक्सर सबका पैरवी करते हैं। उसी में वो शेखर झा से बात करने लगे, जिसमें शेखर झा जो NHAI के अधिकारी हैं, एम्बुलेंस के
1033 के अधिकारी हैं, वो बदतमीजी तरीके से बात किए सांसद से, उसी पे सांसद उखड़ गए और उन्होंने उनको इस तरह के लहजे में बात किया है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ईगो क्लैश का मामला है ये, पप्पू यादव। जी जी बिल्कुल ईगो का मामला सामने आ रहा है, क्योंकि ये भी सांसद हैं तो सांसद के लहजे में बात कर रहे हैं और वो अपने तरीके से बात कर रहे हैं, तो दोनों के बीच जो लहजा दिख रहा है वो निश्चित रूप से ये ईगो का मामला सामने आ रहा है। ठीक है प्रवीण, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने बड़ी जीत हासिल की है और सीपी राधाकृष्णन को 452 यहां पर बताया जा रहा है कि वोट्स मिले हैं और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की और उनको बधाई दी। चलिए बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करेंगे टैरिफ विवाद की। तो टैरिफ पर बताया जा रहा है कि ट्रंप के तेवर नरम पड़ रहे हैं। जी हां, ट्रंप ने आज पीएम मोदी को एक बार फिर से अच्छा दोस्त बताया है और ये कहा है कि जल्द ही मेरे अच्छे दोस्त पीएम मोदी से बात करूंगा। भारत और अमेरिका में बातचीत जारी है, व्यापारिक बाधाएं जो हैं वो दूर करने पर बात चल रही है और ऐसे में उम्मीद ये है कि अच्छे समझौते पर पहुंचेंगे, ट्रंप का ये कहना है। तो डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट पर पीएम मोदी का जवाब, उन्होंने कहा कि मैं भी ट्रंप से बात करने को उत्सुक हूं, ट्रेड पर अच्छे नतीजे की उम्मीद है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह लिखा है कि हमारी टीमें ट्रेड पर काम कर रही हैं, भारत और अमेरिका साझेदार है, पीएम का ये कहना है। तो एक बार फिर से ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अच्छा दोस्त बताया है और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि टैरिफ के मामले पर ट्रंप के तेवर नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि जल्द ही मेरे अच्छे दोस्त पीएम मोदी से बात करूंगा और भारत और अमेरिका में बातचीत जारी है, व्यापारिक बाधाएं जो हैं वो दूर करने पर बात चल रही है और उम्मीद है कि अच्छे समझौते पर पहुंचेंगे, ट्रंप ये लिखते हैं। इसके बाद जवाब में पीएम मोदी ने भी लिखा है, पोस्ट किया है, उसमें लिखा है कि मैं भी ट्रंप से बात करने के लिए उत्सुक हूं, ट्रेड पर अच्छे नतीजे की उम्मीद है और हमारी टीमें जो हैं वो ट्रेड पर काम कर रही हैं, भारत और अमेरिका साझेदार है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने बड़ी जीत हासिल की है। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराया। उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत से एनडीए खेमे में खुशी है। देश को नए उपराष्ट्रपति मिल गए। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में भारी जीत हासिल की है। उन्होंने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को मात देकर जीत हासिल की। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 781 में से 767 मत पड़े। एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को प्रथम वरीयता के 452 वोट मिले। उन्हें भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को प्रथम वरीयता के 300 वोट ही मिले। एनडीए ने 2/3 से बहुमत हासिल कर ली है। वैसे बीजेपी की ओर से दावा किया गया कि 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। आपको बता दें कि बीआरएस और ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से किनारा कर लिया था। राज्यसभा में बीआरएस के 4 और बीजेडी के 7 सांसद हैं। शिरोमणि अकाली दल ने भी पंजाब में बाढ़ के चलते वोट डालने से इनकार कर दिया था। वाईएसआर-सीपी के 11 सांसदों ने पहले ही एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने का फैसला किया। वैसे उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी गठबंधन ने भी अच्छी चुनौती दी थी, पर उनकी संख्या एनडीए के मुकाबले बेहद कम रही। इस चुनाव में जीत से एनडीए खेमे में खुशी की लहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, पीएम मोदी सीपी राधाकृष्णन से मिलने के लिए पहुंचे। प्रहलाद जोशी के आवास पर पीएम मोदी ने जीत के बाद सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और उन्हें खूब सारी जीत की बधाई दी और इसकी तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तस्वीरें आप ये देखिए, पीएम मोदी यहाँ पर बुके लेकर के सीपी राधाकृष्णन जो कि 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं, नए उपराष्ट्रपति को बधाई देने के लिए पीएम मोदी, उन्होंने उनसे मुलाकात की, तस्वीरें साझा की गई हैं। We have to develop Viksit Bharat by 2047 means we should not do politics in everything. We have to forget, once the election is over, we have to forget the politics and we have to concentrate on the development. I will, in the new capacity, I will try my best
for the development of this nation. In democracy, ruling party as well as opposition, both are important. It is the two sides of the same coin. The interest of the democracy will be taken into account. Every post is important, but every post has its own limitations. We have to understand that and we have to work within that framework. कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में बैठक बताई जा रही है। उम्मीदवारों के आवेदन पर विचार होगा, संभावित उम्मीदवारों का दिल्ली में डेरा। तो देखिए, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को लेकर के दरअसल ये खबर मिल रही है और बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों के आवेदन पर दरअसल विचार होगा, संभावित उम्मीदवारों का दिल्ली में डेरा है फिलहाल। तो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की एक अहम बैठक की खबर मिल रही है। उम्मीदवारों को लेकर ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण बताई जा रही है। उम्मीदवारों के आवेदन पर विचार किया जाएगा। दिल्ली में संभावित प्रत्याशी जो हैं वो डेरा जमाए हुए हैं और फिलहाल बताते चलें आपको, ये बैठक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है और महत्वपूर्ण इस लिहाज से कि उम्मीदवारों के जो आवेदन हैं उस पर विचार किए जाएंगे। तो संभावित जो प्रत्याशी हैं उन्होंने फिलहाल दिल्ली में डेरा जमाया हुआ है। सीएम नीतीश कुमार आज बाढ़ अनुमंडल के उमानाथ आने वाले हैं और सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां यहां पर पूरी की जा चुकी हैं। सीएम करीब 1:30 बजे उमानाथ पहुंचेंगे और बाढ़ अनुमंडल के प्रसिद्ध उमानाथ मंदिर का कायाकल्प होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इस परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वो मंदिर में पूजा अर्चना के साथ साथ उत्तरायण गंगा का दर्शन करेंगे। मंदिर के विकास में 81 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो इस योजना में मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, साथ ही कम्युनिटी हॉल, मल्टीपर्पज बिल्डिंग और इलेक्ट्रिक शवदाह गृह का भी निर्माण होगा। पार्किंग, बाउंड्री वॉल और कॉरिडोर भी इसमें बनाए जाएंगे। उमानाथ आज आगमन हो रहा है। करीब 1:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन होने वाला है और लगभग 100 करोड़ की राशि से कई योजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास करेंगे। वाटर फ्रंट ड्रेनेज हो या फिर उमानाथ को पर्यटक के रूप में विकसित करना हो या फिर सती स्थान में विद्युत सौदागरी का निर्माण करना हो, ये कई कार्य को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बाढ़ करीब 1:30 बजे पहुंच रहे हैं और सबका शिलान्यास करेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हो उमानाथ मंदिर है, तो मंदिर परिसर को पूरे भव्य तरीके से सजाया गया है और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी योजनाओं का यहाँ पर होर्डिंग और पोस्टर लगाया गया ताकि सरकार जो है अपने विकास कार्यों को प्रचार प्रसारित कर सके। और सबको पता है कि 125 यूनिट बिजली फ्री हो या फिर अन्य योजनाएं, सबका यहाँ पर बड़ा बड़ा होर्डिंग और कटऑफ लगा हुआ है। करीब 1:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ के उमानाथ पहुंचेंगे। इसको लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़।